Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of Physics वाला and this is Nancy Della and today we will discuss the second lecture of Biotechnology Principle and Process। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू EFB और EFB मीन्स यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। EFB ने कंबाइंड डेफिनेशन दी थी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी यानी कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड न्यू बायोटेक्नोलॉजी यानी कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को मिला के एक कॉमन डेफिनेशन दी थी, वो दी थी EFB ने, जिसको हमने बोला यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन है और लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर हम कोई भी सेल यूज करते हैं या फिर हम कोई भी पार्ट यूज करते हैं या फिर कोई भी मॉलिक्यूलर एनालॉग यूज करते हैं और ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाते हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये देखने के बाद हमने एक बार ओवरव्यू देखा था कि हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम करते क्या है। जैसे कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने कट किया, वेक्टर को हमने कट किया, दोनों को जोड़ के हमने रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया, हो सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, वहां पर मल्टीपल कॉपीज बनेगी और हमें मल्टीपल यानी कि एक लार्ज नंबर के अंदर डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये जितनी भी जो प्रोसेस है ना, ये बहुत आसान प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आपको पता है सेल को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। सेल के अंदर DNA मिलेगा, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर DNA, तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो बहुत माइक्रोस्कोपिक है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट ऐसा भी नहीं है कि आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैंची से कट करोगे, ठीक है, वेक्टर को आप कैंची से कट करोगे, दोनों को ग्लू से आप जोड़ दोगे और ट्रांसफर कर दोगे हो सेल के अंदर, जहां पर आपको लार्ज नंबर के अंदर डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। ये जो प्रोसेस है बहुत माइक्रोस्कोपिक है और उसके साथ साथ हर एक स्टेप के ऊपर डिफरेंट टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि डिफरेंट एंजाइम्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक बार तो हम देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, जितनी भी आपने कांट छांट करी है। ठीक है, मतलब एंड प्रोडक्ट तो है, मतलब जो लास्ट स्टेप क्या होगा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिले। स्टार्टिंग कहां से हुई है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करने से। ठीक है, प्रोसेस तो यही रहेगी, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर आपको कौन कौन से एंजाइम्स की जरूरत पड़ने वाली है आज हम वो देखेंगे। एक बार ओवरव्यू तो आपने ले लिया, अब हर एक स्टेप को हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना अच्छा सा लेक्चर। ठीक है, नई यूनिट शुरू होने हो चुकी है हमारी और आपका जोश भी हाई होगा और आप अच्छे नोट्स भी बना रहे होंगे, ये मैं आशा करती हूँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि लाइजिंग एंजाइम्स क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं। तो उससे समझने के, ये सब कुछ समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और आज का अपना लेक्चर शुरू होता है टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, जो भी हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, उस डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसको हम बोलेंगे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी बच्चे, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होगी वो होंगे एंजाइम्स। एंजाइम्स मतलब, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, हम पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म तो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म तो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम क्या सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट ही हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, हो सेल के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ कि एक पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हम हो सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब हमें पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिएगी। उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को कट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एंजाइम्स की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी हम कट कर रहे हैं और वेक्टर को भी हम कट कर रहे हैं, इसका मतलब वेक्टर को कट करने के लिए और जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एंजाइम्स की, और उनको फिर जोड़ने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको एंजाइम्स की। तो कौन कौन से एंजाइम्स होंगे अब वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा जो टूल है बच्चे, दूसरा टूल है, अब वो क्या होगा बच्चे, वो होगा आपका वेक्टर। और वेक्टर का मतलब क्या होगा, क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर का मतलब क्या है, आप जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिस गाड़ी में बैठ के जाएगा हो सेल के अंदर, ठीक है, और जहां पर मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमें मल्टीपल कॉपीज मिल रही हैं। ठीक है, तो सेकंड जो टूल होगा बच्चे वो क्या होगा, क्लोनिंग वेक्टर। और जो तीसरा जो टूल होगा बच्चे वो क्या होगा, आपका होस्ट। अब होस्ट को कंपेटेबल होना चाहिए। अब कंपेटेबल का मतलब क्या है बच्चे, अब मेरी एक
बात सुनो कि हमने रिकम्बिनेंट बना दिया, ठीक है, उस रिकम्बिनेंट को हम इंसर्ट कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं होस्ट सेल के अंदर। अब होस्ट सेल भी तो ऐसी होनी चाहिए ना कि वो रिकम्बिनेंट डीएनए ले ले। मेरी बात समझ रहे हो? होस्ट सेल के पास खुद का तो डीएनए होगा, खुद का क्रोमोसोमल डीएनए तो होगा, लेकिन अब वो किसी कोई भी बाहर की चीज ले रही है तो उसकी परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए? तो इसको मतलब कंपैटिबल होना चाहिए, इसको राजी होना चाहिए कि ठीक है मैं रिकम्बिनेंट डीएनए ले रही हूं और सिर्फ इनकॉर्पोरेट से काम चल जाएगा। नहीं, हमें क्या बनाना है उस होस्ट सेल के अंदर? मल्टीपल कॉपीज बनानी है। तो ये 3 टूल्स होंगे आपके किसके? बायोटेक्नोलॉजी के। सबसे पहला टूल होगा एंजाइम्स। आपको काट छांट करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात किसकी पड़ेगी? क्लोनिंग वेक्टर की, उस गाड़ी की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो बैठ के किसके अंदर जाएगा? होस्ट सेल के अंदर। अब होस्ट सेल को भी राजी होना पड़ेगा, क्यों? तभी तो होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आएगा जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड को जोड़ के आपने बनाया है, और उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेट एम तो हमारा वही है। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? तो ये 3 जो बेसिक टूल हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी के। अब हम देखेंगे, सबसे पहली बात हम देखेंगे कि एंजाइम्स की, कौन कौन से एंजाइम्स की यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो एंजाइम्स है आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे लाइजिंग एंजाइम्स और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। लाइजिंग एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स होंगे? अब देखो मेरी एक बात ध्यान से सुनना, एक एक करके हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो एंजाइम होगा बच्चे वो होगा लाइजिंग एंजाइम, ठीक है। हम टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं एंजाइम्स, और एंजाइम्स के अंदर भी सबसे पहला जो एंजाइम पढ़ने वाले हैं वो है लाइजिंग एंजाइम्स। देखो बहुत आसान सी कहानी है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए डीएनए। अभी तक लाइजिंग एंजाइम का काम क्या है? आपको एक प्योर फॉर्म के अंदर डीएनए को दे देना, ठीक है। अब देखो मैं प्योर फॉर्म के अंदर डीएनए, अब जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको कहाँ मिलेगा? डीएनए पर ही तो मिलेगा ना। अब मुझे एक बात बताओ कि जो लाइजिंग एंजाइम है, लाइजिंग एंजाइम का मतलब है तोड़ फोड़ करना, ठीक है, तोड़ फोड़ करना। अब देखो सेल है, सेल के अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, जस्ट सपोज अगर मैं ये समझो प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट के पास बाहर की सेल वॉल होगी, ठीक है, फिर एक सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, ठीक है, फिर क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और फिर कहीं जाके आपको क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा, ठीक है। तो हमें ये चाहिए, हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है बच्चे, इस डीएनए की रिक्वायरमेंट है। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये वाली हर्डल, ये वाली हर्डल और ये वाली हर्डल, इसको क्रॉस करके जाना है, और अल्टीमेट एम हमारा क्या होगा? अल्टीमेट एम होगा लाइजिंग एंजाइम्स का हमें डीएनए देना, ठीक है। अब हमें इसको भी डिसॉल्व करना है, हमें इसको भी डिसॉल्व करना है, और हमें इसको भी डिसॉल्व करना है, जब जाके हमें क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा, ठीक है। तो लाइजिंग एंजाइम्स का काम क्या होगा बच्चे? लाइजिंग एंजाइम्स का काम होगा कि हमें इस प्योर फॉर्म के डीएनए को ऑब्टेन करवाना। मेरी बात समझ में आई? अब देखो लाइजिंग एंजाइम्स है का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि तोड़ फोड़ करा के आपको प्योर फॉर्म के अंदर डीएनए दे देता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ये जो डीएनए है आपका, ये किसी का भी हो सकता है, ये प्लांट सेल का भी हो सकता है, ये एनिमल सेल का भी हो सकता है, ये बैक्टीरियल सेल का भी हो सकता है, ये फंगल सेल का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला एंजाइम है, जस्ट सपोज अगर मैं बात करूं कि अगर प्लांट सेल होगी, ठीक है, प्लांट सेल होगी, ठीक है, तो इसका मतलब सेल वॉल को, ठीक है, सेल वॉल जो प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है बच्चे? सेलुलेज से, ठीक है। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए किसकी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी हमें? वी रिक्वायर सेलुलेज, ठीक है, वी रिक्वायर सेलुलेज, ठीक है। यानी कि ये सेलुलोज
को डाइजेस्ट कर देगा। अगर मैं दूसरी बात करूं, ठीक है, अगर मैं दूसरी बात करूं प्लांट सेल की नहीं, अब हम बात करते हैं ये फंगल है, ठीक है, फंगल सेल है। जो फंगल सेल है ये किससे मिलके बनी होती है बच्चे? फंगल सेल मिलके बनी होती है आपकी पैक्टीन से या काइटिन से? ये पैक्टीन से बच्चे, ये सेल जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल मिलके बनी है सेलुलोज से और पैक्टीन से मिलके बनी है। तो पैक्टीन को डाइजेस्ट करने के लिए पैक्टिनेज की जरूरत पड़ेगी, आप वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। फंगल सेल वॉल, फंगल जो सेल है बच्चे ये किससे मिलके बनी है? काइटिन से मिलके बनी है। और इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? काइटिनेज की। किसकी रिक्वायरमेंट होगी बच्चे? काइटिनेज की रिक्वायरमेंट होगी। और यही बात अगर मैं बैक्टीरियल सेल की बात करूं तो जो बैक्टीरियल जो सेल वॉल है बच्चे ये किससे मिलके बनी होगी? बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल मिलके बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन से, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन। लेकिन इसके लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइजोजाइम। लाइजोजाइम इजीली एंजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या कर देता है? डिसइंटीग्रेट कर देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं प्लांट एनिमल सेल तो लिख नहीं सकती क्योंकि एनिमल सेल के पास क्या नहीं होती? सेल वॉल तो होती नहीं है। तो इसका मतलब हमने बाहर वाली बाउंड्री क्या कर दी? खत्म कर दी। यानी कि प्लांट सेल है तो हमने क्या ले लिया? सेलुलेज ले लिया, या फिर आप लिख सकते हो पैक्टिनेज भी ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये पैक्टिन की भी मिलके बनी होती है, ठीक है। मैं यहीं पर ऐड कर देती हूं पैक्टिनेज, ठीक है, पैक्टिनेज। और यहां पर सेलुलेज के साथ साथ यहां पर मैं पैक्टिन भी लिख देती हूं। मेरी बात समझ में आई? अब दूसरी बात, फंगल सेल, फंगल सेल किससे मिलके बनी है? काइटिन से मिलके बनी है। तो यहाँ पे हमने काइटिनेज ले लिया। बैक्टीरियल सेल को डाइजेस्ट करने के लिए हमें लाइजोजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर मैं बात करती हूँ, ये तो हो गई आपकी एक कैटेगरी, ठीक है। दूसरी कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूँ बच्चे, अब हम बात करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन चाहे वो प्लांट की हो, चाहे वो एनिमल की हो, चाहे वो फंगल की हो, ठीक है, इसके लिए इसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए, इसको डिसोल्व करने के लिए बच्चे हमें रिक्वायरमेंट है डिटर्जेंट्स की, ठीक है। हम डिटर्जेंट्स हर किसी के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फंगल हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, हम डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी है? लिपिड और प्रोटीन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल 11th में पढ़ा होगा, कुछ याद है, ठीक है। यानी कि डिटर्जेंट्स, और मोर कॉमन जो डिटर्जेंट है, यानी कि एग्जांपल ले लो आप एसडीएस, एसडीएस मतलब सोडियम ड्यूडिसाइल सल्फेट, ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया, वैसे इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, लेकिन स्टिल, ठीक है। अब देखो एक तीसरी और चौथे एंजाइम्स की भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब आप बोलोगे मैम आपके तो एंजाइम्स ही खत्म नहीं हो रहे। आप देखो, आपको डीएनए ऐसे तो नहीं मिल जाएगा ना, डीएनए ऐसे तो नहीं मिल जाएगा, हमें जितनी भी उसके साथ एसोसिएटेड चीज है सबको हटाना पड़ेगा। हमें सिर्फ किससे मतलब है? प्योर डीएनए से मतलब है। यानी कि बाहर वाली सेल वॉल हमने हटा दी है, सेल मेम्ब्रेन हमने हटा दी है। अब देखो डीएनए एसोसिएटेड होता है हिस्टोन प्रोटीन से, और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। तो यहां पर अगर मैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम की बात करूं तो यहां पर आप क्या बोलोगे? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, यहां पर हम यूज करेंगे प्रोटीएज, ठीक है। और यहां पर आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए हमें जो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे? आरएनएज या फिर राइबोन्यूक्लियस, आरएनएज या फिर राइबोन्यूक्लियस, आरएनएज या फिर राइबोन्यूक्लियस। देखो बच्चे, यहां पर ये जो चीजें हैं ना, बायोटेक्नोलॉजी एक स्टोरी की तरह अगर आप समझोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। सिर्फ एक स्टोरी की तरह आपने समझना है। यहां पर लाइजिंग एंजाइम्स ने क्या कराया? लाइजिंग एंजाइम्स ने क्या कराया? लाइजिंग एंजाइम्स ने आपको एक प्योर फॉर्म का डीएनए दिया, ठीक है, ठीक है। प्योर फॉर्म का डीएनए क्यों दिया? क्योंकि आपको पता है ना, तो हम पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ अपने काम की चीज चाहिए। अपने काम की चीज का मतलब क्या है? सिर्फ हमें तो जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, और वो कहां पर मिलेगा? आपको डीएनए के ऊपर मिलेगा। अब जो डीएनए के ऊपर बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती हैं जहां पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है।
अब आप सोचोगे ठीक है मेरे को जीन ऑफ इंटरेस्ट तो चाहिए, लेकिन उससे उसके पास पहुंचने के लिए तो इतनी सारी हर्डल्स पड़ेंगी ना बीच में। आप जब भी आप अपने गोल्स को अचीव करते हो तो आप सीधा अपने गोल को अचीव कर लेते हो, या फिर बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बहुत सारी हर्डल्स आती हैं। कभी किसी सब्जेक्ट के अंदर आप वीक हो, या फिर कभी आपके टेस्ट में नंबर कम आ गए, या फिर फिजिक्स से आपको डर लगता है, ठीक है, केमिस्ट्री से आपको डर लगता है। तो यानी कि ऐसा नहीं है ना आप सीधा अपने गोल्स के पास चले जाओगे, बहुत सारी हर्डल्स आएंगी। तो इसी तरीके से जब आप अपने डीएनए को ऑब्टेन करोगे तो आसान बात नहीं है, ठीक है। तो पहले तो जीन ऑफ इंटरेस्ट के पास पहुंचने के लिए सबसे पहले तो आपको डीएनए के पास पहुंचना पड़ेगा। अब डीएनए कैसे मिलेगा? डीएनए तो भाई प्रोटेक्टेड है। किससे प्रोटेक्टेड है? सेल वॉल से, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। कहीं जाके न्यूक्लियस होगा, फिर आपको क्या मिलेगा? आपका डीएनए मिलेगा। तो यही सारे एंजाइम्स हैं। अगर प्लांट सेल के पास आपका डीएनए है, फंगल सेल के पास डीएनए, बैक्टीरियल सेल के पास डीएनए है, तो इनकी सबसे पहले तो सेल वॉल को डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा। अलग अलग एंजाइम्स हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन को भी हटाते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हटाने के लिए हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, जो कि इनकी जो प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन है, प्रोटीन और लिपिड के बीच में जो इंटरेक्शन है, उनको क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? प्रोटीएज की रिक्वायरमेंट होगी। और आरएनए को डिसॉल्व करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? आरएनएज की रिक्वायरमेंट होगी, राइबोन्यूक्लियेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारी की सारी कैटेगरी किसके अंदर आती है? आपकी लाइजिंग एंजाइम्स के अंदर आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चे दूसरी बात, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी दूसरी बात, और जो दूसरी बात है ये क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। जो दूसरी जो कैटेगरी बनाई थी मैंने, हमने क्या लिखा था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और इसको आप क्लीविंग एंजाइम्स भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो? क्लीविंग एंजाइम्स भी आप इसको बोल सकते हो। ऑलराइट, अब देखो इसके और भी नाम है, लेकिन वो किस तरीके से नाम होंगे अब हम वो बाद में लिखेंगे। तो अब देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जरूरत आपको क्यों पड़ेगी? अब देखो डीएनए, डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए को भी आपने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? क्योंकि आपको क्या चाहिए? जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। अब डीएनए को आपने ब्रेक करना है, ठीक है। उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? स्पेशल टाइप के एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियेज, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियेज। अब न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो डीएनए के एंड के ऊपर कट लगाए, उसको हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। कुछ ऐसे न्यूक्लियसेस होते हैं जो डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में कट लगाए, उसको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। और कुछ इस टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, स्पेशल टाइप के एंडोन्यूक्लियस होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर कट लगाते हैं, जिसको आप बोलते हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट होती है। और रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, ये जो एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स है, ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किए? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, फिर हम देखेंगे वर्किंग क्या है, और फिर हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर क्या है। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है बच्चे? वो नींव है, वो बेस है। अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं होते तो ना तो स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर पहला रिकम्बिनेंट डीएनए बना पाते, ठीक है। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो एंजाइम्स है जिसके बिना ना तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल है और ना ही बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल है। कुछ पॉसिबल नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। किस तरीके से ये काम करते हैं अब हम इनकी बात करेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, ये डिस्कवरी किसने की थी? अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं बच्चे, डिस्कवरी अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी, मेंशन नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। आर्बर, नेथन एंड स्मिथ, ठीक है, अलग अलग डिस्कवरी की थी और इनको अलग अलग डिस्कवरी की थी, लेकिन इन्होंने अपना जो नोबेल प्राइज है 1978 के अंदर क्या कर लिया था? शेयर किया था, ठीक है। नोबेल प्राइज इनको इनकी डिस्कवरी के लिए मिला, क्योंकि इनकी डिस्कवरी क्या थी? अलग अलग टाइम पे अलग अलग इन्होंने ऑब्जर्व किया। अब देखो जो एंजाइम्स है
सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मैंने बात कर ली है। यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि जो न्यूक्लियेजेस है, न्यूक्लियेजेस का मतलब क्या होगा बच्चे? न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस का मतलब है जो कि डीएनए के ऊपर कट लगाए। न्यूक्लियेजेस का मतलब क्या होगा बच्चे? जो कि डीएनए के ऊपर कट लगाए, ठीक है। और ये जो डीएनए के ऊपर जो कट लगेगा ना, जो डीएनए के ऊपर जो कट लगेगा वो किस तरीके से लगेगा, अब हम ये देखेंगे। तो बच्चे जो इसके ऊपर जो कट लगता है वो 3 तरीके से लगता है, क्योंकि 3 तरीके के एंजाइम्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे जानने की जरूरत है बच्चे, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो एंजाइम है न्यूक्लियस के अंदर, इसकी कैटेगरी के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक्सोन्यूक्लियस हम किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एंडोन्यूक्लियस हम किसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि अभी मैंने कहानी बताई। और फिर हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम किसको बोलते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हमारे जो काम का है बच्चे, वो कौन सा है काम का? हमारे काम का है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसके ऊपर आप जितने स्टार बना सकते हो बना लो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी नहीं समझ में आएगी। तो मैं चाहती हूँ आप अपनी फुल अटेंशन क्लास में दो, ठीक है, आराम से। अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और फिर अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम ये ही यूज करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, एक्सो नाम से आपको पता चल रहा होगा, एक्सो जो कि कट कर, देखो न्यूक्लियस है तो इसका मतलब किसको कट करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स को कट करेगा, ठीक है। कट द न्यूक्लियोटाइड्स इन द कट न्यूक्लियोटाइड्स cut nucleotides at terminal position of the DNA। जो टर्मिनल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, टर्मिनल पोजीशन ऑफ डीएनए, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या होंगे बच्चे? कट न्यूक्लियोटाइड्स इन सेंट्रल रीजन ऑफ डीएनए, ठीक है। ये बीच में कट लगाएंगे, रीजन ऑफ डीएनए, ये बीच में कट लगाते हैं, ठीक है। सेंटर पोजीशन के ऊपर कट लगाते हैं, ये टर्मिनल पोजीशन के ऊपर कट लगाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम से हम समझते हैं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये एक रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। ये क्या है? रेस्ट्रिक्टेड, एक पर्टिकुलर साइट के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। एंडोन्यूक्लियस यानी कि कट तो लगेगा बीच में, ठीक है, यानी कि कट तो लगेगा बीच के अंदर ही, लेकिन इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है बच्चे, रेस्ट्रिक्शन। नाम क्या बता रहा है आपको, ठीक है। बायो के अंदर जो चीज नहीं समझ में आ रही ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं, नाम को पकड़ लो। नाम क्या कह रहा है? रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। किसके लिए? पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। एंडोन्यूक्लियस कट लगेगा तो बीच में लगेगा, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब है कट लगेगा तो साइड में लगेगा, टर्मिनल पोजीशन के ऊपर लगेगा, ठीक है। ये क्या करेगा बच्चे? इट इन्वॉल्व सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। इट इन्वॉल्व, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, तो आप यहां पर लिख सकते हो इट इन्वॉल्व सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंड को इन्वॉल्व करता है, सिंगल स्ट्रैंड को ये इन्वॉल्व करता है, ठीक है। ये भी किसको इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व्स सिंगल स्ट्रैंड, ये भी सिंगल स्ट्रैंड को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हो नो रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इनका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट रोल है, प्ले रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो रोल है वो किसका रहेगा बच्चे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का रहेगा। इनका भी कोई रोल नहीं है, ठीक है, इनका भी कोई रोल नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। मेरी बात समझ में आई? किसकी बात कर रहे हैं हम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऑलराइट, अब देखो कि अगर मैं बात करूं एक्सोन्यूक्लियस को, तो ये आप
लिख सकते हो। अगर मैं यहीं पर एक बार मैं फिर से एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस की अगर मैं वर्किंग समझा दूँ आपको, ठीक है, ये हो गया एक्सोन्यूक्लियस, ये हो गया एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हम बात इसलिए नहीं कर रही हूँ बच्चे, इसको तो हमने डिटेल में पढ़ना है, इसको तो हमने डिटेल में पढ़ना है। जस्ट सपोज एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, ठीक है। जस्ट सपोज इन दोनों के ये बीच में क्या होंगे, ये मैंने कोई भी बेस पेयर लगा दिए, ठीक है। जस्ट सपोज यहाँ पर कौन कट करेगा, एंड में कौन कट करेगा, एक्सोन्यूक्लियस, और ये सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। किसको इन्वॉल्व करता है, ये सिंगल स्ट्रैंड को इन्वॉल्व करेगा, तो बच्चे ये हो गया है आपका सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड को ये इन्वॉल्व करेगा। एंडोन्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो जस्ट सपोज ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये क्या होंगे बच्चे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगी, यानी कि बेस पेयर्स होंगे, ठीक है। और ये जो कट करेगा बच्चे, ये कहां पर करेगा, सेंटर के अंदर कट करेगा, और आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, 5 प्राइम, और बीच में यहाँ पे कट लगाया है, और ये आपको कुछ स्ट्रैंड इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक स्ट्रैंड को इन्वॉल्व किया है, इसने भी यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड को इन्वॉल्व किया है, ठीक है, और यहाँ पर भी इसको किसको इन्वॉल्व किया है, सिंगल स्ट्रैंड को यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। मेरे कहने की बात क्या है बच्चे, कि ये टर्मिनल पोजीशन के ऊपर कट लगाता है। ये किस पोजीशन के ऊपर लगाता है, ये टर्मिनल पोजीशन, यानी कि जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इसके टर्मिनल पोजीशन, जो डीएनए है, डीएनए के टर्मिनल पोजीशन के ऊपर ये कट लगाएगा। एंडोन्यूक्लियस कहाँ पर लगाएगा बच्चे, सेंट्रल रीजन ऑफ द डीएनए, ठीक है, सेंट्रल रीजन ऑफ डीएनए यहाँ पर कट लगाएगा, यानी कि बीच के अंदर ही कट लगाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड इन्वॉल्व होगा। अब मैं बात करती हूँ डिटेल के अंदर किसकी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। किसकी बात कर रही हूँ मैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड को ये इन्वॉल्व करते हैं और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर ये कट लगाते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यहाँ पे अलग से मैं फिर से लिख दूं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज्यादा धांसू रोल है किसका, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। मेरी बात समझ में आई। अब देखो, दोनों स्ट्रैंड को इन्वॉल्व करता है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे। अब देखो, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ना, ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है किसका, प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नेचुरली किसके अंदर, नेचुरली, ठीक है, नेचुरली मिलते हैं आपके किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर। कुछ आप ईस्ट भी इसके अंदर बोल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ बैक्टीरिया की बात करेंगे, ठीक है। मिलते ईस्ट के अंदर भी हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो डिस्कवरी क्या है, प्रेजेंट, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रेजेंट नेचुरली इन प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलते हैं, और ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे अपने अंदर डिफेंस मैकेनिज्म है ना, अपना इम्यून सिस्टम है जो कि बाहर के पैथोजन से हमें बचाता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स होती हैं हमारे अंदर जो बहुत अच्छे से काम करती है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर, हम पूरा वही पढ़ के आए हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है बच्चे, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है, और ये वैसे ईस्ट के अंदर भी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया के अंदर बात कर रहे हैं। डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। और इनकी जो डिस्कवरी हुई थी बच्चे, ये कब हुई थी, डिस्कवरी हुई थी 1963 के अंदर, ठीक है,
डिस्कवरी कब हुई थी? 1963 के अंदर। आप बोलोगे कि मैम किस तरीके से हमने मतलब इनका यूज कर लिया बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, मतलब पूरी की पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने खड़ी कर दी किसके ऊपर? सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ऊपर। मतलब इतनी कमाल की चीज किस तरीके से है और किस तरीके से ये काम करती है। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बूम है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे करियर ऑप्शंस है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, और इतना इंटरेस्टिंग है बायोटेक्नोलॉजी। ऑलराइट, मतलब क्या ही बताऊँ, आप जिस तरीके से आप देखोगे ना किस तरीके से हम काम करते हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि कुछ भी नहीं रटना इसके अंदर। अब आप सोचोगे किस तरीके से साइंटिस्ट ने, आर्बर, स्मिथ, नेथन ने ये डिस्कवर कर लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, तो हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्व किया था आर्बर ने, ठीक है, किसने ऑब्जर्व किया? आर्बर ने। आर्बर ने किस तरीके से पता लगा लिया कि ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हम एक कहानी की तरह पढ़ेंगे। ये किसकी तरह पढ़ेंगे? हम एक कहानी की तरह पढ़ेंगे, और उस कहानी को हम देखते हैं अभी इस तरीके से, ठीक है। चलो आ जाओ। तो मैं एक बना रही हूं एक बैक्टीरियल सेल, ठीक है, ये मैंने बना दी एक बैक्टीरियल सेल, ठीक है, ये मैंने बना दी एक बैक्टीरियल सेल। ऑलराइट, और अब देखो यहां पर बैक्टीरियल सेल का खुद का डीएनए होगा, ठीक है, बैक्टीरियल सेल का ये समझो ये खुद का डीएनए होगा, ठीक है, और इसको इन्फेक्ट कर दिया एक बैक्टीरियोफाज ने, ठीक है, किसने इन्फेक्ट कर दिया इसको? बैक्टीरियोफाज ने, और इसने अपना जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर ड्रॉप कर दिया? बैक्टीरियल सेल के अंदर। जो सपोज ये है बैक्टीरिया, ठीक है, ये है बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए, और ये है बैक्टीरियोफेज, यानी कि इसने इसको इन्फेक्ट कर दिया। इन्फेक्ट कर कैसे करेगा? अपना जेनेटिक मटेरियल है वो किसके अंदर छोड़ देगा? बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। अब देखो आर्बर ने क्या ऑब्जर्व किया? आर्बर ने ऑब्जर्व किया कि दो टाइप के ना कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, दो टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, मैं यहां पर लिखती हूँ दो टाइप के, क्योंकि ये तो हमने स्टोरी समझनी है। दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। पहला जो एंजाइम है उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब समझो यहां पर जो समझो मैं किस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रही हूँ। अभी आप सिर्फ इतना समझो बच्चे, मैं डिटेल में बताऊंगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ले लिया ECOR फर्स्ट, ठीक है, जो कि एस्चेरिचिया कोलाई से मिलता है, और इस बैक्टीरिया का नाम लिख दिया मैंने एस्चेरिचिया कोलाई। इस एस्चेरिचिया कोलाई से एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिला जिसका नाम है ECOR फर्स्ट, ठीक है, ECOR फर्स्ट। सिर्फ आप इतना समझो कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपको पता है बैक्टीरिया से मिलना है, तो बैक्टीरिया से एक हमने इसको निकाल लिया। किस तरीके से नेमिंग होती है हम बाद में समझेंगे, क्योंकि ये अभी एग्जाम्पल लेना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको इसकी डिस्कवरी समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो ECOR फर्स्ट है, आपको ये पता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ना कहीं पर भी कट नहीं लगाते, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिएगी, उसी सीक्वेंस पे ये कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बता दी कि जो ECOR फर्स्ट की रेस्ट्रिक्शन साइट है GAATTC, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। तो यहां पर इतना समझो कि G और A के बीच में कट लगा देगा। ECOR फर्स्ट बैक्टीरिया के अंदर है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जहां पर भी GAATTC सीक्वेंस दिखी, ठीक है, उस सीक्वेंस के बीच में जहां पर भी इसको G और A के बीच में ये कट लगा देगा, ठीक है। तो जो समझो यहां पर जहां पर भी इसको G और A सीक्वेंस दिखी, GAATTC सीक्वेंस की, वहां पर एक कट लगा देगा, G A के बीच में कट लगा देगा, G और A के बीच में कट लगा देगा। इसका मतलब पूरा का पूरा जो DNA है वो क्या हो गया, इसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, और जो बैक्टीरिया है वो बच गया, इन्फेक्शन से बच गया, ठीक है। यानी कि हुआ क्या, अभी तक हुआ क्या, यानी कि एक आर्बर ने क्या देखा, मैं फिर से बताती हूँ। आर्बर ने क्या ऑब्जर्व किया? आर्बर ने ऑब्जर्व किया कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर
बैक्टीरिया के बहुत सारे स्ट्रेन होंगे, उस बैक्टीरिया के स्ट्रेन के अंदर हमने एक एंजाइम मिला, ठीक है, जिसको हमने बोला ECOR फर्स्ट, ठीक है, ECOR फर्स्ट। ये अभी मैंने बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहीं पर भी कट नहीं लगाते, उनको कट लगाने के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है, और इसकी जो स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है, GAATTC, ठीक है, GAATTC सीक्वेंस को पहले ये पहचानेगा और उस सीक्वेंस के G और A के बीच में कट लगा देगा, ठीक है। तो इस बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है, जहां पर भी इसको वो सीक्वेंस मिली और उसके G और A के बीच में ये कट लगाता जाएगा, किसके बीच में कट लगाता जाएगा, G और A के बीच में कट लगाता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है बैक्टीरिया बच गया बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन से। अब मुझे एक बात बताओ, अब बैक्टीरिया को कैसे पता चलेगा कि ये जो G और A सीक्वेंस है ये इसके अंदर भी तो पॉसिबल है या नहीं है? यानी कि ये एस्चेरिचिया कोलाई के खुद के जेनेटिक मटेरियल के अंदर भी तो G और A सीक्वेंस हो सकती है। यानी कि अगर ये G और A सीक्वेंस इसको कट लगा देगा, जस्ट सपोज मैंने यहां पर बोल दिया, यहां पर G और A सीक्वेंस मिली है, यहां पर G और A सीक्वेंस मिली है, ठीक है, तो क्या ECOR फर्स्ट इसके G और A को, इसके और G और A को कट नहीं कर सकता? बिल्कुल कट करेगा, ठीक है। उसको तो इतना पता है कि भाई जहां पर मुझे ये सीक्वेंस मिल गई और G और A के बीच में मैं कट लगा दूंगा। अब मैं ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं कि ये मेरा खुद का DNA है या फिर बैक्टीरियोफेज का DNA जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, DNA। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर किस तरीके से कट करेगा, ये ECOR फर्स्ट कि अपना तो बच जाए लेकिन मैं जो इन्फेक्शन जिसने कॉज किया है मैं उसको उड़ा दूं, ठीक है। तो इस तरीके से किस तरीके से काम करेगा, तो यहाँ पर बैक्टीरिया के पास एक और एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं मिथाइलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइलेज। और ये जो मिथाइलेज है ये क्या ऐड कर देगा, ये ऐड कर देगा मिथाइल ग्रुप। ये क्या ऐड कर देगा, ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा, ठीक है। जस्ट सपोज इसने यहां पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, ओके, यानी कि इस G के ऊपर यहां पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, किसी भी बेस पेयर पे लगा लो, ठीक है, C बेस पेयर पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। तो अब ये किस तरीके से पहचानेगा, अब ये डिफरेंशिएट कर देगा कि जो मिथाइलेटेड जो DNA है वो तो मेरा है और जो नॉन मिथाइलेटेड जो DNA है वो किसका है, बैक्टीरियोफेज का है। अब मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म हुआ या नहीं हुआ। तो आर्बन ने देखा कि ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर जो कट कर रहा है ना, ये एंजाइम बड़े काम का है, और इसने क्या दे दिया था, इसको नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि ये हर एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ किसके ऊपर काम करेंगे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर काम करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट्स बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई कि किस तरीके से। तो इसका मतलब है कि मिथाइलेज ने क्या काम किया, मिथाइलेज ने बेस पेयर के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, यानी कि जैसे सपोज G बेस पेयर के ऊपर C बेस पेयर के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। तो अब ये G और A के बीच में तो कट लगाएगा, लेकिन ये वाला जो G है उसके ऊपर कट नहीं लगाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या ऐड कर दिया है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। मेरी बात समझ में आई, किस तरीके से ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ऑलराइट, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बताती हूँ, कि किस तरीके से जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। जस्ट सपोज एक बैक्टीरिया है एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, इसका खुद का क्रोमोसोमल DNA होगा, ठीक है। बैक्टीरियोफेज ने इस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर दिया और अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ दिया है बैक्टीरिया के अंदर। अब ये जो सेल है वो क्या हो गई, ये इन्फेक्ट हो गई है, ठीक है। अब ये किस तरीके से अपने आप को बचाएगा, वही पूरी की पूरी कहानी है। इसके अंदर दो टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एक होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर ही कट लगाएंगे, और वो पर्टिकुलर सीक्वेंस है यहाँ पे GAATTC, ठीक है। और उस GAATTC को पहले वो रिकॉग्नाइज करेगा और उसके G और A बेस पेयर के बीच में वो क्या कट कर देगा, कट लगा देगा, ठीक है। तो जहां पर भी इसको GAATTC साइट की
जी और ए बेस पेयर मिले वहां पर कट लगा देगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज का, वो क्या हो गया, खत्म हो गया और सेल क्या हो गई, बच गई। लेकिन इतना ही पढ़ा लिखा नहीं है इसी और फर्स्ट की, ये इसको पहचान ले, जी और ए बेस पेयर तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है ना। ईसी और फर्स्ट तो GATTC सीक्वेंस को पहचानेगा, चाहे वो यहाँ पर प्रेजेंट हो चाहे वो यहाँ पर प्रेजेंट हो। अब यहाँ पर जी सीक्वेंस मिल गई तो यहाँ पर भी कट लगा देगा। इसका मतलब ये तो सुइसाइड हो गया, इसका मतलब इसने तो खुद का ही जेनेटिक मटेरियल को खत्म कर लिया। तो अब किस तरीके से प्रोटेक्शन होगी, ये जो मिथाइलेज एंजाइम है ये जगह जगह बेस पेयर पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। और अब ये मिथाइल ग्रुप ऐड करने के बाद ECR फर्स्ट जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है उसके ऊपर कट नहीं लगाएगा और बाकी कट लगा देगा। मेरी बात समझ में आई? बाकी ये कट लगाता चला जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्या होगा, ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। आर्बन ने देखा जो पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचानता है तो ये एंजाइम मेरे बड़े काम का है, और यही से उसने पूरी की पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग को खड़ा कर दिया। आगे साइंटिस्ट बहुत सारे आए जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन जो बेस क्या रहेगा बच्चे, बेस यही रहेगा आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैंने बोला कि मैम आप बार बार ये कह रहे हो कि रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर कट लगाते हैं। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या है, देखो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे लिखते हैं आइडेंटिफाई स्पेसिफिक sequence of nucleotide, specific sequence of nucleotides known as recognition sequence या फिर आप उसको रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, और वहीं पर ये क्या लगाएगा, कट लगाएगा। वहीं पर ये क्या लगाएगा, कट लगाएगा। मेरी बात समझ में आई? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानेंगे और वहीं पे ये कट लगाएंगे। ठीक है, और दिस सीक्वेंस इज नोन एज, ठीक है, इस सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अगर मैं अंग्रेजी भाषा के अंदर पैलिंड्रोम का मतलब समझाऊं तो उल्टा सीधा एक समान होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या है, देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का अगर मैं बात करती हूँ, जस्ट सपोज अब आप डालडा को पढ़ो। ठीक है, डालडा, अब डालडा को अगर आप इस साइड से पढ़ते हो तो भी आपको डालडा मिलेगा, इस साइड से पढ़ते हो तो भी आपको डालडा मिलेगा, है ना। अगर मैं बात करूं मैडम, ठीक है, मैडम को अगर आप पढ़ोगे किसी साइड से, लेफ्ट टू राइट पढ़ो, राइट टू लेफ्ट पढ़ो, तो आपको क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जस्ट सपोज यहां पर मैं क्या बात करती हूं, ECR फर्स्ट की अगर मैं बात करती हूं, ठीक है, ECR फर्स्ट की, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ठीक है, देखो अभी तक हम मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हम आइसोलेट कर चुके हैं फ्रॉम द 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। अब इनकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं वो बाद में सीखेंगे, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। अब देखो ये इसकी जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है बच्चे, ये क्या है, ये होगी बच्चे GAATTC। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड होगा। ठीक है, और ये होगा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कि ये जो सीक्वेंस है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगी, जी किसके साथ, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। ठीक है, जी किसके साथ पेयर करेगा, सी के साथ, ए किसके साथ पेयर करेगा, टी के साथ, ए किसके साथ पेयर करेगा, टी के साथ, टी किसके साथ पेयर करेगा, ए के साथ, और सी किसके साथ पेयर करेगा, जी के साथ। अब देखो इसको इस तरीके से पढ़ो, GAATTC, ठीक है, बराबर है, सेम है, और ये हमेशा कट लगाएगा जी और ए के बीच में और जी और ए के बीच में। मेरी बात समझ में आई? तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम रहेगी अगर आप एक साइड से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आप 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड पढ़ो, नहीं, चाहे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो, चाहे 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ो, लेकिन आपकी जो ओरिएंटेशन है रीडिंग की वो सेम होनी चाहिए। किस तरीके से सेम होनी चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से आप पढ़े 5 प्राइम टू 3
प्राइम, तो दूसरे एंड पे भी आपने 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ना है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC, 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC, ठीक है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम अगर आप पढ़ते हो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम CTTAAG, 3 प्राइम टू 5 प्राइम CTTAAG। मेरी बात समझ में आई? इन दोनों के बीच में जैसे सपोज यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगी एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर बीच में इनके बीच में क्या होगी बच्चे? हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है, वो सेम होगी अगर आप इसको चाहे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो, चाहे 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ो। ऑल राइट, मेरी बात समझ में आई? तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर ही काम करेगा। चाहे कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो, वो किसको रिकॉग्नाइज करेगा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। अब ये जो पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस है ना बच्चे, ये अलग अलग होती है, ठीक है। यानी कि हर एक बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अलग अलग ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगी, ठीक है। यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगी, वो क्या होगी? अलग अलग होगी। वो क्या होगी बच्चे? अलग अलग होगी। मेरी बात यहां से समझ में आई? तो यानी कि चाहे आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो, चाहे 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ो, लेकिन आपकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो? इट इज द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, इट इज द सीक्वेंस ऑफ nucleotide present on DNA which is same if orientation of reading which is it is the sequence of nucleotide present on the DNA which is same on both strand, ठीक है। यानी कि ओरिएंटेज चाहे वो आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो, ठीक है, या फिर आप 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ो, लेकिन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग शुड बी सेम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग, जो ओरिएंटेशन है रीडिंग की, शुड बी सेम। ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग शुड बी सेम। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ही पहचानेगा कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो अब हम बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ना, वो कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। तो जो रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है बच्चे, वो 3 तरीके के होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड, ठीक है। लेकिन जो हमारे जो काम का है ना बच्चे, वो कौन सा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड। कौन से काम का है हमारा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड। आप सोचोगे मैम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड किस तरीके से है काम का? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज भी करेगा और उसी को कट करेगा, ठीक है। सिर्फ सेकंड की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और ये अपनी एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट रखता है, ये मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है। इतनी, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। फर्स्ट और थर्ड के बारे में हमें नहीं पढ़ना। अब फर्स्ट और थर्ड के बारे में क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचाने तोगे, लेकिन उस पर कट नहीं लगाएंगे, उससे थोड़ा दूर जाके कट लगाएंगे, इसलिए हमारा फर्स्ट और थर्ड काम का नहीं है, ठीक है। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर किसका रोल करेंगे? प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। सिर्फ आप इतना ध्यान में रखो, इतना ही काफी है। मैंने क्या बोला? न्यूक्लियस हमने पढ़ना शुरू किया था। न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ लिया था बच्चे क्या क्या, कि पहला आपका एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब उसमें से भी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में आए पढ़ने। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के भी 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ना तो फर्स्ट पढ़ना है ना तो थर्ड, क्योंकि इनका कोई भी रोल नहीं है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्योंकि ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानते तो है लेकिन उसके ऊपर कट नहीं लगाते। हाँ, रेस्ट्रिक्शन
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड उसी को रिकॉग्नाइज करेगा रिकॉग्निशन सीक्वेंस को और उसी के ऊपर कट लगाएगी। इसलिए हम रोल किसका पढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, और इसी की हम क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। इसी की हम क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। अब किस तरीके से हम इसकी वर्किंग करेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। वर्किंग हम करते हैं तो देखो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, इट इंस्पेक्ट द डीएनए, ठीक है। ये इन डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद रिकॉग्नाइज करेगा रिकॉग्निशन सीक्वेंस को, ठीक है। रिकॉग्नाइज द रेस्ट्रिक्शन साइट, जो भी रेस्ट्रिक्शन साइट है उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ध्यान रखना हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रेस्ट्रिक्शन साइट, रिकॉग्निशन साइट अलग अलग होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, क्लीव करेगा, ठीक है। क्लीव या फिर उसको कट करेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो कट है ना बच्चे, ये दो तरीके से लगता है, ठीक है। कट क्या लगता है, दो तरीके से लगता है। दो तरीके से, किस तरीके से कट लगेगा आइए देखते हैं। तो जस्ट सपोज मैंने ECR फर्स्ट की हम बात करते आए हैं, ठीक है, अभी तक। तो ECR फर्स्ट की ही हम वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। जो ECR फर्स्ट है ना, ECR फर्स्ट किस तरीके से कट लगाएगा, तब सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ, क्या आपको इसके रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बारे में पता है? क्या ECR फर्स्ट के रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बारे में पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैंने बहुत बार लिखवा दी है, GAATTC, ठीक है। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी बच्चे, GCATTA एंड C और G, ठीक है। इन दोनों के बीच में होंगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। कट लगेगा किसके बीच में, G और A के बीच में, G और A के बीच में लगेगा। दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब देखो कट कहाँ पर लगा है, टर्म देखो रिकॉग्निशन सीक्वेंस के ऊपर कट लगा है। क्या ये कट बिल्कुल सेंटर में है या फिर थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। तो बिल्कुल अवे है। और यहां पर देखो ये कट यहां पर लगा है तो ये वाली चीज अलग हो जाएगी, इसके बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगी ही, ठीक है। और यहां पर कट लगाएगा तो इसके बीच में यहां पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे किस तरीके से सीक्वेंस होगी। अब ये तो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये एक चीज बनेगी यहां से, ठीक है, रेड कलर की। और दूसरी जो गाड़ी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पिंक कलर से। और ये कट लगाएगा तो ये अलग हो गया, ये यहां से कट लगाएगा तो आपका ये गाड़ी बनेगी इस तरीके से, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? इस तरीके से आपके दो स्ट्रैंड बन जाएंगे, ठीक है। किस तरीके से स्ट्रैंड बनेंगे, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, आइए जरा देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से हम व्हाइट कलर ही लेंगे, लेकिन हम एक रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो देखो GCTTA, अब ये आपस में क्या हुए, जुड़े हुए हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होगी, G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है। प्लस दूसरा जो चीज है, दूसरी चीज हमें क्या मिलेगी, वो हमने पिंक कलर से रिप्रेजेंट की है। देखो AATTC और ये आपस में क्या हुए, जुड़े हुए हैं। मेरी बात समझ में आई? अब देखो फिर से देखो, ECR फर्स्ट किसको रिकॉग्नाइज करेगा, GAATTC को, G और A के बीच में कट लगेगा ऑन द बोथ द स्ट्रैंड, ठीक है। तो यहाँ पे कट लगा तो ये वाली चीज अलग, इन दोनों के बीच में कट लगा तो ये वाली चीज अलग। तो यानी कि G और C तो आपस में जुड़े ही हुए हैं, ठीक है। और G और C यहाँ पे तो जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वाला एक स्ट्रैंड अलग हो गया, ये वाला स्ट्रैंड अलग हो गया। ऑलराइट, तो यहां पर देखो अब इन दोनों के बीच में, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, आपकी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहां से अलग हुई है और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगी दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब कौन कौन सी बॉन्ड ब्रेक हुई है, एक तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और दूसरी हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से क्या हुई है, टूटी है, ठीक है। तो यहां पर जो कट लगा है बच्चे, वो किसकी तरीके से लगेगा, कट स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर से थोड़ा सा दूर जाके कट लगा है, ठीक है। अब देखो ये दो चीज तो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये तो अभी भी डबल स्टैंडर्ड है बच्चे, ये वाली चीज अभी भी क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। मेरी बात समझ में आई? जो मैंने सर्कल से किया है, ये वाली चीज अभी भी क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। और ये वाली चीज अभी भी क्या है बच्चे, डबल स्टैंडर्ड है। ये क्या है, अभी भी डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन ये वाली जो चीज है बच्चे, क्या दिखाई दे रही है आपको? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। ये वाली जो चीज है, ये क्या है बच्चे, इनको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स,
इनको हम क्या बोलते हैं, चाहे आप स्टिकी एंड्स बोलो या फिर आप इनको प्लैंकिंग एंड्स बोलो, ठीक है, या फिर आप इसको कोहेसिव स्ट्रैंड्स बोलो, ठीक है, कोहेसिव स्ट्रैंड्स बोलो, एक ही बात है। मेरी बात समझ में आई? कोहेसिव एंड्स बोलो, ठीक है, मेरी बात समझ में आई? देखो अब ये क्या करेगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब हमने पहली बार किया था, पहले स्टार्टिंग के अंदर जो हमने पढ़ी थी कि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लिया, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तो है, ईसी और फर्स्ट को हमने यूज करके जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। ये हमारे ओवर हैंगिंग स्ट्रैंड्स, यहाँ पे एक और वर्ड लगा लो, ओवर हैंगिंग, यानी कि जो लटक रहे हैं, लटकते हुए स्ट्रैंड्स हमें मिलेंगे, ठीक है। अब किस तरीके से काम होगा, अब अगर हम वेक्टर को भी अगर सेम ईस्ट और फर्स्ट से कट करें तो यही सिचुएशन वहां पर भी मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है अपने कॉम्प्लीमेंट्री को पहचान लेगा, किसको पहचान लेगा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को पहचान लेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड तो फटाफट से बन जाएगी, और इन दोनों के बीच के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको जोड़ने का काम कौन कर देगा, लाइगेज एंजाइम कर देगा। कौन जोड़ने का काम कर देगा, लाइगेज एंजाइम। और यहाँ पर जो बॉन्ड जो ब्रेक हुई है ना बच्चे, जो बॉन्ड ब्रेक हुई है, जो बॉन्ड ब्रेक हुई है, एक तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, एक तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और जो दूसरी जो बॉन्ड यहाँ पर टूटी है वो है बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड। और इन्हीं का काम है किसके अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को पहचान लेगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है। जो क्योंकि हम तभी तो बोलते हैं कि वेक्टर को और जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेम रिकॉग्निशन, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना है। क्यों कट करना है, क्योंकि आपको सेम सीक्वेंस मिले तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेगी, और आपस में ये बनेंगे और तभी तो हम जुड़ेंगे, और तभी तो हमें रिकम्बिनेंट डीएनए मिलेगा। मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर क्या होगा बच्चे, यहां पर क्या होगा, मेरी बात सुनो। देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को एक और नाम भी देते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, मॉलिक्यूलर सीजर्स। क्या मैंने यहाँ पे लिखवाया है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में लिखो बच्चे, हाँ, ऑल्सो नोन एज, क्योंकि ये कैची की तरह कट लगाएंगे, ठीक है, और मॉलिक्यूलर सीजर्स या फिर केमिकल नाइज भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर ये क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे। आप देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने क्या बोला कि वर्किंग हम देखते हैं, ठीक है, वर्किंग हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की, और सेकंड की हम बात करेंगे, पहला और तीसरा हमारे काम का नहीं है। देखो यहाँ पर क्या लिया हमने, एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस ले ली, ठीक है, हमने एक एंजाइम ले लिया ECR फर्स्ट। आपको पता है ECR जो फर्स्ट है वो किसके ऊपर कट लगाएगा, GAATTC को रिकॉग्नाइज करेगा, पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा, जहां पर भी इसको GAATTC सीक्वेंस मिली उसके G और A के बीच में ये कट लगा देगा, ठीक है, और ये सेंटर पे कट नहीं लगाता, थोड़ा सा सेंटर से अवे लगाता है, वही हमने लिखा है। दूसरी बात, जब ये बीच में कट लगाएगा तो एक स्ट्रैंड हमने ये मिलेगा, एक स्ट्रैंड हमें ये मिलेगा, G और C तो अभी भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब ये क्या, अभी भी डबल स्ट्रैंडेड है, ये G और C अभी भी डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, लेकिन ये जो लटकती हुई स्ट्रक्चर्स है इसको हम ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड्स बोलते हैं, स्टिकी एंड्स या फिर कोहेसिव एंड्स बोलते हैं, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड देख रहे हो, सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे। अब हम वेक्टर को भी हम सेम, वेक्टर में बात ध्यान से सुनना, वेक्टर को भी हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, यानी कि अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को ECR फर्स्ट से कट कर रहे हैं तो वेक्टर को भी ECR फर्स्ट से ही कट करेंगे, तभी दोनों के अंदर सीक्वेंस मिलेगी, और ये वाली सीक्वेंस अपने कॉम्प्लीमेंट्री को पहचानेगी और क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट बनेगा, ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे लिखवाया है कॉम्प्लीमेंट रिकॉग्नाइज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, क्योंकि वेक्टर को भी हम सेम, यहाँ पे लिख लो, जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर शुड बी कट बाय द सेम एंजाइम, जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड
vector, gene of interest and vector should be cut by same रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, बॉन्ड कौन कौन सी टूटेंगी? एक तो बीच में टूटेगी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और दूसरा बीच में क्या टूटेगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। मेरी बात क्लियर है? मेरी बात क्लियर? तो ये तो एक तरीके का क्या हो गया आपका कट हो गया है, जिसको हमने क्या बोला? कोहेसिव या फिर ओवरहैंगिंग एंड्स बोले। अब दूसरा जो कट लगेगा बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लंट, यानी कि फ्लश एंड्स। ठीक है, सेकंड कट जो लगेगा उसको हम बोलते हैं ब्लंट, जो हमें एंड्स मिलेंगे ब्लंट या फिर फ्लश एंड्स। अब देखो इसके अंदर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर हम एक एंजाइम की बात करते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं, दैट इज SMA फर्स्ट। ठीक है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और इसकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगी बच्चे, वो क्या होगी? ये होगी ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और इसकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगी वो होगी आपकी ये वाली ट्रिपल जी। सी के बेस पर जी, सी से जी, सी के साथ जी पेयर करेगा और सी। अब देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो ट्रिपल जी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो ट्रिपल जी। ठीक है, अब ये जो कट लगेगा ना बच्चे, ये बिल्कुल सेंटर में लगेगा। ये कट लगेगा वो किसके बीच में लगेगा? बिल्कुल सेंटर में कट लगेगा। ठीक है, और सेंटर में कट, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ही बच्चे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड होगी ही, और हमें क्या मिलेगा? हमें 2 स्ट्रैंड मिलेंगे। ठीक है, और ये दोनों स्ट्रैंड कैसे होंगे बच्चे? ये दोनों स्ट्रैंड होंगे आपके इस तरीके से। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, और ये ट्रिपल सी, यहाँ पर ट्रिपल जी, और यहाँ पे ट्रिपल जी, और यहाँ पे आपका ट्रिपल सी। ओके ओके ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम और यहाँ पे ट्रिपल सी। ठीक है, तो ये 2 टाइप के आपके स्ट्रैंड मिलेंगे। इनका रोल नहीं है, क्योंकि बच्चे इन स्ट्रैंड को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को पहचानना। तो ये जो इस टाइप के जो स्ट्रैंड्स बनेंगे जहाँ पे कट बिल्कुल सेंटर में लगेगा। ठीक, कट एट सेंटर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कट एट सेंटर ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जो भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है बच्चे, उसके सेंटर पे कट लगेगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो ब्रेक हो ही नहीं रही, सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो रही है। बॉन्ड ब्रेक होगी वो कौन सी होगी बच्चे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, और जनरली हम इन स्ट्रैंड को जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज नहीं करते, जो बिल्कुल सेंटर से कट करते हैं। हमें ओवरहैंगिंग, हमें सिंगल स्टैंडर्ड कट चाहिए ताकि इजी हो जाए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को पहचाना और जो प्रोसेस है वो इजी हो जाए। ठीक है, तो 2 टाइप के एंड्स आपने पढ़े हैं, एक तो कोहेसिव एंड्स और दूसरा आपने पढ़े हैं ब्लंट एंड्स या फिर फ्लश एंड। इनका जेनेटिक इंजीनियरिंग में रोल नहीं है, लेकिन इनका जेनेटिक इंजीनियरिंग में रोल है, जिसको आपने क्या बोला है? ओवरहैंगिंग एंड्स, स्ट्रिकी एंड्स, कोहेसिव एंड्स। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? अब मेरी बात देखना कि ये तो आपने देख लिया वर्किंग। ठीक है, ओके, अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया है एनसीईआरटी पढ़ने का। ठीक है, अब देखो हम लास्ट के अंदर इनका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं बच्चे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक हम नॉमेनक्लेचर, अभी तक हम बात करते आए। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स सा बना देती हूँ। ठीक है, एक बॉक्स बना देते हैं हम, और इस बॉक्स के अंदर हम एक नाम लिख देते हैं किसका? जो अभी तक आप बहुत ज़्यादा पढ़ते आए हो, ECOR फर्स्ट। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से हुआ? देखो, जो फर्स्ट जो लेटर है, यानी कि जो ई जो लेटर है, ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल्स में है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, कैपिटल्स में होगा। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट डिनोट्स, किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे? ये रिप्रेजेंट करेगा जीनस को या स्पीशीज को? पहला लेटर रिप्रेजेंट करता है जीनस को। इट रिप्रेजेंट्स जीनस ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम विच इट इज आइसोलेटेड। ठीक है, इट इज आइसोलेटेड, और इस केस के अंदर जो ई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे?
एस्चीरिचिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सेकंड और थर्ड लेटर की, ठीक है, सेकंड और थर्ड लेटर यहां पर मैं रिप्रेजेंट करती हूं, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड लेटर। और जो सेकंड और जो थर्ड जो लेटर होते हैं बच्चे, ये आप किस में लिखते हो, स्मॉल के अंदर लिखते हो। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, इट रिप्रेजेंट्स स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम इट इज आइसोलेटेड। और CO किसको डिनोट कर रहा है बच्चे, कोलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो थर्ड जो लेटर है, ठीक है, थर्ड लेटर ये वाला, सॉरी फोर्थ लेटर, ठीक है, सेकंड और थर्ड को हमेशा साथ में लिखते हैं। जो फोर्थ जो लेटर है बच्चे, देखो इसको कैपिटल्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको स्मॉल के अंदर भी लिख सकते हैं। और ये अगर है तो ठीक है, वरना नहीं है। लेकिन अब ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, इट डिनोट्स स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, इट डिनोट्स स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का कौन सा स्ट्रेन है ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यानी कि R इसके अंदर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, RY13 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो लास्ट जो वर्ड है बच्चे, ये क्या है बच्चे, रोमन न्यूमेरिकल। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट डिनोट्स ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, डिनोट्स ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। देखो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो एक पूरा नाम अगर मैं इसका लिख दूं तो ये होगा आपका एस्चीरिचिया कोलाई RY13। ठीक है, अब देखो RY13 क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे E रिप्रेजेंट करता है जीनस की, बैक्टीरिया का कौन सा जीनस है। ठीक है, सेकंड कैपिटल्स में लिखा जाता है, सेकंड और थर्ड लेटर हमेशा साथ में लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज को। ठीक है, जो फोर्थ लेटर है ये कैप्स में हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है, जैसे हिंडी2 की हम बात करेंगे। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बैक्टीरिया के स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो इस बैक्टीरिया के स्ट्रेन के अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होंगे, लेकिन इस स्ट्रेन से, RY13 स्ट्रेन से सबसे पहले ये एंजाइम डिस्कवर हुआ जिसको हमने बोला है ECOR फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेन से इसकी जो डिस्कवरी है ये सबसे पहले की गई है। तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या लिख दिया है, ECOR फर्स्ट। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। ये तो था पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन आता है कि पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड थर्ड स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फोर्थ लेटर ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को, और उस स्ट्रेन के अंदर ऑर्डर क्या है उस एंजाइम की डिस्कवरी का, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो ये रोमन न्यूमेरिकल ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को रिप्रेजेंट करता है। मेरी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं बच्चे, अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब देखो जो फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये क्या है बच्चे, HindD2। अब देखो इसके पीछे की कहानी आप सोचोगे कि मैम ये HindD2 है तो ये फर्स्ट किस तरीके से हुआ। अब देखो H से क्या आया है बच्चे, हीमोफिलस, हीमोफिलस। ठीक है, IN किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फ्लुएंजी को, इन्फ्लुएंजी को। अब देखो इसका जो स्ट्रेन है ना बच्चे, इसका स्ट्रेन है RD। ठीक है, लेकिन R हम ECOR फर्स्ट में ऑलरेडी ले चुके हैं तो कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए हमने किसका ले लिया, इसका D ले लिया। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। आप सोचोगे मैम अगर HindD2 है तो इसका मतलब हिंडी फर्स्ट भी होगा, तो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो क्यों नहीं है, आया होगा ना दिमाग में। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हिंडी फर्स्ट है, वो आपका टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज नहीं होता। इसलिए हम जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम मांगते हैं वो क्या हो गया आपका, HindD2। और ये किसको रिकॉग्नाइज करता है, इसकी जो रिकॉग्नाइज 6 बेस पेयर,
इट रिकॉग्नाइज 6 बेस पेयर को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इट रिकॉग्नाइज 6 बेस पेयर दैट इज रिटन इन योर एनसीईआरटी। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की, ठीक है। यानी कि आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ हमने क्या देखा है, लाइजिंग एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है, और इसकी हमने क्या देखी है, डिस्कवरी देखी है। इसकी हमने क्या देखी है बच्चे, डिस्कवरी देखी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी की हम बात कर लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है आपकी, ठीक है। और जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर कि आपने फर्स्ट क्यों नहीं लिया, हिंडी फर्स्ट, क्योंकि वो टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और वो इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है। और इसकी जो डिस्कवरी हुई वो कब हुई थी, 1968 के अंदर, आप इतना भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टूल्स की, कि नाउ वी नो दैट फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी accomplished only if we have the tools। so tools क्या क्या है, restriction enzyme, polymerase enzyme, ligase, vector and host organism। let us try to understand some of these in detail, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं restriction enzymes की। ये जो भी डिस्कवरी बताई थी मैंने उसी से लेना है इसका। 1963 के अंदर क्या हुआ, 2 enzyme responsible for the restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated and one of these added methyl groups to DNA while the other cut the DNA। और जो डीएनए को कट कर रहा है वो किया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हम डिटेल में कर चुके हैं कि वो खुद के डीएनए को किस तरीके से बचाता है, यानी कि मिथाइलेस उसी का रोल रहेगा, मिथाइलेज एंजाइम का, क्योंकि वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है, ठीक है। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज HindD2 whose functioning depending on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later, ठीक है, 5 साल बाद, यानी कि 1968। it was found that HindD2 always cut the DNA molecule at a particular point। आपको पता ही है हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगी, ठीक है। क्या आप मुझे थोड़ी सी मेहनत करके इसके 6 बेस पेयर की सीक्वेंस बता सकते हो कमेंट में, तभी मजा आएगा, ठीक है, बताना मुझे। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ HindD2। बिसाइड HindD2 अभी तक हम 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम आइसोलेट कर चुके हैं फ्रॉम 230 डिफरेंट बैक्टीरिया से, ठीक है, और जो कि अलग अलग जिसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगी। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग क्या क्या होगी, इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इज कम फ्रॉम द जीनस, पहला जीनस से आएगा, सेकंड और थर्ड लेटर स्पीशीज से आएंगे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल से जिससे हमने उसको आइसोलेट किया है, ऑलराइट। और ECOR फर्स्ट कम्स फ्रॉम ओके हाँ, फ्रॉम विच देयर वर आइसोलेटेड। ECOR फर्स्ट कम्स फ्रॉम द Escherichia coli RY13। और इन ECOR1 के अंदर R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेम ऑफ द स्ट्रेन, और रोमन नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड को एंड से रिमूव करता है, लेकिन एंडोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लार्ज लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। वंस इट फाइंड्स अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस इट will bind to the DNA and cut each of 2 strands of the double helix at specific point in their sugar phosphate backbones। Each restriction endonuclease recognize a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA। मेरी बात समझ में आई? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पूरे डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा, जहां पर उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिखी, ठीक है, वहीं पर वो जाके कट लगाएगा। ऑलराइट, अब देखो यहां पर जिस तरीके से आपको ये दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, ठीक है, ये डायग्राम में अभी आपको ये नहीं डिस्कस करूंगी, क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां पे वेक्टर की भी बात हो जाती है, ठीक है। यानी कि यहां पर तो यहां पे जैसे कि ये वेक्टर डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि मैंने अभी तक क्या बताया है कि वेक्टर डीएनए को और फॉरेन डीएनए यानी कि एलियन डीएनए जिसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको सेम एंजाइम से कट करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, दैट इज ECOR फर्स्ट, क्योंकि इनकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगी। और कौन सा फिर एंजाइम
एक्ट करेगा वो हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये हमारा पूरा नहीं हुआ है, कुछ इधर उधर दिया हुआ है बहुत सारे पार्ट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी को अपने अकॉर्डिंग, जिस तरीके से हम उसको आसानी से समझ पाए। ऑलराइट, अब डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? दीज आर द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन you read from forward or backward direction. Example, Malayalam. As against a word palindrome where the same word is end in both the direction. The palindroming in the DNA is a sequence of base pair that read same on the both the strand when orientation of reading is kept the same. ये बात ध्यान से समझना है, ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड्स डाउन द सेम ऑन द स्टैंड, यानी कि मैंने अभी बताया 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो, चाहे 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ो, लेकिन ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, सेम। GAATTC ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आप देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्टैंड ऑफ ए DNA, अगर वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थोड़ा सा साइड से कट करता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइड, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्टैंड, लगाएगा तो कट G और A के बीच में, लेकिन थोड़ा सा साइड में जाके लगाएगा। दिस लीव्स अ सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन, हमें सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन मिलेंगे, ठीक है। एंड देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स बोलते हैं, ठीक है, ऑन ईच स्ट्रैंड। दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। द स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ DNA लाइगेज, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। मतलब क्या है कि ओवरहैंगिंग लटकते हुए स्ट्रक्चर्स हम मिल जाएंगे, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड, ताकि हमें इजी बहुत आसानी हो जाए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को पहचानना, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ DNA विच आर कंपोज्ड ऑफ DNA फ्रॉम द डिफरेंट जीनोम्स व्हेन कट बाय द सेम। अगर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, द रिजल्टेंट DNA फ्रेगमेंट्स हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स, अगर वो बिल्कुल सेंटर से कट करें, ठीक है, दीज कैन बी ज्वाइंट टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग द DNA लाइगेज। मेरी बात समझ में आई कि यानी कि DNA लाइगेज उनको जोड़ देता है। किस तरीके से जोड़ेगा, देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन जाएंगी, लेकिन जो फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड है उसको जोड़ने बनाने का काम कौन होगा, DNA लाइगेज का। मेरी बात समझ में आई। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियसेस आर एंजाइम विच, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन से एंजाइम है, मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA मॉलिक्यूल, रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग ऑफ द DNA लाइगेज, रेस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ द एंजाइम ऑफ द DNA पॉलीमरेज, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द DNA मॉलिक्यूल। देखो, एंड से तो कट नहीं लगाएगा, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट भी नहीं करेगा। आप देखो, रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग ऑफ द DNA लाइगेज, जी नहीं, बाइंडिंग करने के लिए नहीं, खुद काटने के लिए क्या करता है, मे कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA मॉलिक्यूल। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड ECR फर्स्ट, व्हाट डज CO रिप्रेजेंट्स, ठीक है। तो CO किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड और थर्ड लेटर ये रिप्रेजेंट करेंगे आपके स्पीशीज को, ठीक है। और स्पीशीज कौन सी है ECRI के अंदर, E मीन्स एशर्चिया, CO मीन्स कोलाई RY यानी कि स्ट्रेन RY13, और ये जो रोमन लेटर है किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, तो C को O रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कोलाई को। ऑलराइट, नेक्स्ट है, विच ऑफ the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme, बैक्टीरिया को डिग्रेड करने वाला लाइजोजाइम, प्लांट को डिग्रेड करने वाला सेलुलेज, ठीक है, फंगी को रिप्रेजेंट करने वाला काइटिनेज, यहाँ पे मिथाइलेज नहीं आएगा, ठीक है। मिथाइलेज तो वो एंजाइम था, याद आया, मिथाइलेज तो मिथाइल ग्रुप ऐड करता था, जो कि नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अंदर, ये मैंने आपको बताया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस कौन कौन सा है बताओ, हीन D2 यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है, हीन D2, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल, अगर हम जो कटिंग करें DNA की पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, वो पॉसिबल किसकी वजह से है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वजह से पॉसिबल है। लाइगेज का क्या काम होता है हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। द DNA मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर
क्लोनिंग, यानी कि डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम किसके साथ अटैच करते थे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वेक्टर के साथ ही तो अटैच करते थे हम, ठीक है। और याद रखना जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करना है, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। व्हेन आइसोलेटिंग द प्योर डीएनए फ्रॉम अ बैक्टीरिया सेल द सेल शुड नॉट बी ट्रीटेड विद, ठीक है, यानी कि लाइसोजाइम की हमें जरूरत पड़ेगी यानी कि बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए, प्रोटीएज की हमें जरूरत पड़ेगी प्रोटीन को हटाने के लिए, आरएनए को हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस की हमें जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंडी सेकंड ऑलवेज कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, यानी कि हिंडी टू पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कि कितने बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है, 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है। ऑलराइट, बहुत आसान से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। आर इन ईच और फर्स्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम, आर किसको रिप्रेजेंट करता है, नेम जीनस ई रिप्रेजेंट करेगा, नेम ऑफ स्ट्रेन आर, नेम ऑफ स्पीशीज सी ओ, और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका आर पूछा है तो आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, फर्स्ट कौन सा है, हिंडी2। हिंडी फर्स्ट क्यों नहीं है बच्चे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये क्या है, टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जिसका जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी रोल नहीं है। तो आज की क्लास के अंदर आपने थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाई करी होगी, थोड़े से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे, जिसके अंदर हमने देखा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एंजाइम की पूरी वर्किंग देखी, किस टाइप के एंड्स बनते हैं, फ्लश एंड किस तरीके से बनते हैं, स्ट्रीकी कोहेसिव एंड्स किस तरीके से बनते हैं। ऑलराइट, और हमने पहले प्योर डीएनए को निकाला है। कल हम देखेंगे कि लाइगेज का किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ते हैं, और बाकी आगे की कहानी। तो तब तक अपने नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।